आज हम लोग एक बेसिक टिक टैक टू गेम एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे जिसमें दो यूज़र्स खुद से अपने कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं और दो बेसिक फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। साथ साथ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे किस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये भी आप का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और साथ साथ हम लोग को बटन के ऊपर इवेंट्स को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इस गेम एप्लीकेशन के बाद। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मेल कर सकते हो मुझे वो क्यूरी इस ईमेल एड्रेस पे। डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर डिफ़ाइन किया है टिक टैक टू गेम ऐप के नाम से, तो उसी फोल्डर में मैं अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ। लास्ट फोल्डर टिक टैक टू गेम। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूज़र एंट्री फॉर्म और प्लेयर्स एंट्री फॉर्म, आप कुछ भी कह सकते हो, वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। उसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे प्लेयर्स डाटा। एक लेवल को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट 36 क्लोज, और इसे एक हेडिंग प्रोवाइड कर दी प्लेयर्स डाटा। ओके, इस फॉर्म के बाद नेक्स्ट एक लेबल को ड्रॉप किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और फॉन्ट में जाके इसको 18, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, इंटर प्लेयर 1 नेम। सिमिलरली प्लेयर 1 की नेम को इंटर करने के लिए एक टेक्स्ट फील्ड को ड्रॉप किया। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट साइज, सेम फॉन्ट साइज, इसे भी 18 फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर दिया। राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, और इसका टेक्स्ट को एम्प्टी कर दिया। सेम इन दोनों फील्ड्स को कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, एंटर प्लेयर 1 साइन, यानी प्लेयर 1 का साइन क्या होगा, जब आप क्रॉस या ज़ीरो यूज़ करते हो टिक टैक टू गेम खेलते वक्त, तो प्लेयर 1 अपना कोई भी साइन यूज़ कर सकता है। सिमिलरली इस टेक्स्ट फील्ड को कॉपी किया, दोबारा पेस्ट, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया प्लेयर 2 नेम। उसके बाद इन दोनों टेक्स्ट फील्ड्स को इस टेक्स्ट फील्ड को और लेबल को कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया टेक्स्ट इंटर प्लेयर 2 साइन, और अब इन टेक्स्ट फील्ड्स को नाम असाइन कर दिए। फर्स्ट वन, राइट क्लिक, txt प्लेयर 1 नेम। आप प्रॉपर नाम यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पता हो कि टेक्स्ट फील्ड किस पर्पज़ के लिए आपने यूज़ की है। सिमिलरली नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड पे भी राइट क्लिक, चेंज वेरिएबल नेम, txt प्लेयर 1 साइन, इसके बाद राइट क्लिक, चेंज वेरिएबल नेम, txt प्लेयर 2
नेम txt player to sign। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन प्लेस करने वाला हूँ प्ले के लिए। इस बटन को पिक किया, ड्रॉप किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट साइज, बटन का भी सेम फॉन्ट साइज 18 अप्लाई कर दिया, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, प्ले। और यहाँ पे जैसे सपोज स्टार्ट बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि स्टार्ट एक बटन पे टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज मैं प्ले इसलिए यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं कर रहा कि मुझे आगे एक टॉस का भी एक ऑप्शन यूज़ करना है, इसलिए प्ले में वहाँ पे यूज़ करूँगा। कि इस बटन को भी आपने नाम असाइन किया BTN स्टार्ट। नाउ बटन पे डबल क्लिक करने से आप बैकएंड पे कोडिंग पे आ जाओगे। ये डिज़ाइन पैटर्न जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिज़ाइन किया है, और ये सोर्स कोड। क्लियर। अब यहाँ पे इस पोर्शन पे आपने 4 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। जो चारों टेक्स्ट फील्ड्स आपने यूज़ किए हैं, उन चारों टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यूज़ को पिक करने के लिए आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हैं। एक चीज़ की आपने वेरिएबल स्टैटिक बनाने हैं, स्टैटिक स्ट्रिंग और प्लेयर 1 नेम। स्टैटिक वेरिएबल बनाने का रीज़न ये है ताकि आप इन्हीं वैल्यूज़ को नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करोगे, तो ये वेरिएबल्स आपने यहाँ पे स्टैटिक बनाने हैं क्लास लेवल पे। स्टैटिक स्ट्रिंग player 1 sign, static string player 2 name, static string player 2 sign। तो ये चारों वेरिएबल्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, player 1 नेम, player 1 साइन, player 2 नेम और player 2 साइन। अब इसके बाद बटन की क्लिक इवेंट पे आके, बटन की क्लिक इवेंट पे नहीं, बटन पे आपने डबल क्लिक किया, बटन की क्लिक इवेंट पे आप मूव कर चुके हो सेम क्लास पे जहाँ पे आपने वेरिएबल्स बनाए। बटन की क्लिक इवेंट पे आके यहाँ पे आपने डिफाइन किया स्ट्रिंग प्लेयर, सॉरी ऑलरेडी वेरिएबल्स हम बना चुके हैं। प्लेयर 1 नेम इज इक्वल टू txt player 1 name dot get text। next one player 2 name is equal to txt player 2 name dot get text। player 1 sign is equal to txt player 1 sign dot get text। player 2 sign is equal to txt player 2 sign player 2 sign dot get text। ओके, तो यहाँ पे चारों वैल्यूज़ और चारों टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यूज़ बटन क्लिक पे इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी। ये वेरिएबल्स आपने स्टैटिक वेरिएबल्स डिफाइन किए यहाँ पे, तो इन चारों वेरिएबल्स में आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी होंगी। अब जब वैल्यूज़ आप फैच कर चुके हो तो एक न्यू फॉर्म आपने ओपन करना है। तो राइट क्लिक किया, न्यू JFrame फॉर्म, और इस फॉर्म पे आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया गेम। फिनिश। गेम के नाम से आपने फॉर्म डिफाइन किया है। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस प्लेयर्स डेटा जो आपने बनाया है, प्लेयर्स डेटा पे डिज़ाइन पे आके इस बटन पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, तो ये सेकंड फॉर्म आपने ओपन करना है। ये सेकंड फॉर्म भी, अभी ये फॉर्म ब्लैंक है, अभी आपने ब्लैंक फॉर्म एज इट इज़ इस फॉर्म में ओपन करना है। तो बटन की क्लिक के ऊपर फॉर्म ओपन करने के लिए सोर्स कोड पे आके, जहाँ पे आपने ये चारों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ फैच की हैं, इसमें आके आपने गेम क्लास का वेरिएबल बनाया, गेम G इज इक्वल टू न्यू गेम। ओके, गेम क्लास जो है उसके वैल्यूज़ कैपिटलाइज हैं, तो गेम G डॉट सेट विजिबल और
ट्रू डिफाइन कर दिया ताकि फॉर्म ओपन हो जाए, फॉर्म विजिबल हो जाए। तो इसी पोर्शन को पहले इतने पोर्शन रन करते हैं। ओके, प्लेयर वन नेम आपने एक नेम असाइन कर दिया यहाँ पे, जैसे सपोज अली, अली ने क्रॉस साइन चूज़ किया। प्लेयर टू साथ, और साथ ने ज़ीरो या कोई भी साइन चूज़ कर लिया। स्टार्ट पे आपने क्लिक किया तो एक न्यू फॉर्म बन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप राइट क्लिक करके दोबारा फॉर्म रन करते हो तो रन करने के बाद अगर आपने यहाँ पे अली लिखा, अली के बाद आपने यहाँ पे अली के साइन को एम्प्टी रख दिया, जस्ट सपोज आपने अली के साइन को एम्प्टी रख दिया, साथ और साथ के लिए आपने यूज़ कर लिया क्यू के साथ का साइन जो क्यू है, स्टार्ट किया आपने तो यूनिफॉर्म अभी भी ओपन हो रहा है, जबकि आपने एक टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। तो टेक्स्ट फील्ड अगर आपकी कोई भी एक टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी है तो न्यू फॉर्म जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है जो भी है वो हम आगे जाके अभी इसे डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर्ली, लेकिन न्यू फॉर्म जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए, डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अब आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्या यूज़ करोगे, आपने यहाँ पे यूज़ करना है इफ़ प्लेयर वन नेम डॉट लेंथ। प्लेयर वन नेम डॉट लेंथ मीन्स ये जो वेरिएबल आपके पास प्लेयर वन नेम का, प्लेयर वन नेम डॉट लेंथ इक्वल टू 0 और प्लेयर टू नेम डॉट लेंथ इक्वल टू 0 और प्लेयर वन साइन डॉट लेंथ इक्वल टू 0 और प्लेयर टू साइन डॉट लेंथ इक्वल टू 0। अब इस कंप्लीट लाइन का मतलब क्या है, अगर आपके पास पहली जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड की प्लेयर वन नेम डॉट गेट टेक्स्ट, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू इस वेरिएबल में फैच हो रही है, अगर उसकी लेंथ 0 है, 0 लेंथ का मतलब है कि टेक्स्ट फील्ड अगर एम्प्टी है, या फिर प्लेयर टू की जो टेक्स्ट फील्ड है या प्लेयर टू का जो वेरिएबल है अगर वो एम्प्टी है, ये प्लेयर टू की टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू आ रही है या प्लेयर टू का वेरिएबल अब यहाँ पे अगर एम्प्टी है, या फिर प्लेयर वन का साइन एम्प्टी है या प्लेयर टू का साइन एम्प्टी है, कोई भी वैल्यू या कोई भी टेक्स्ट फील्ड में से अगर एम्प्टी है तो आपको एक मैसेज यहाँ पे शो कर दे। जे ऑप्शन पेन आपने मैसेज ओपन किया और जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डालो दिस, यानी इसी फॉर्म पे आपको मैसेज शो हो जाए। और आपने मैसेज शो कर दिया प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, आपने मैसेज शो कर दिया प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, और एल्स में आपने इस कंप्लीट कोड को प्लेस कर दिया। यानी अगर ये इफ़ नहीं चलता मतलब क्या है, इफ़ ना चलने का कि सारी टेक्स्ट फील्ड आपने फिल की हुई है, और जब आपने सारी टेक्स्ट फील्ड फिल की होंगी तो ये एल्स रन हो जाएगा, एल्स का कोड रन हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे आपने लिखा अली, इस पोर्शन पे आपने इस फील्ड को एम्प्टी रख दिया साथ, और नेक्स्ट फील्ड आपने डिफाइन कर दी पी, स्टार्ट किया आपने तो प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, की आपने कोई भी फील्ड फिल नहीं की हुई है। तो इवन आपने अगर कोई दो फील्ड्स भी खाली यहाँ पे छोड़ी हुई है, कोई दो फील्ड भी अगर आपके पास खाली होंगी तब भी आपके पास मैसेज आ जाएगा प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, क्योंकि कोई ना कोई एक फील्ड लाजमी तौर पे खाली है, इसलिए वो दो फील्ड्स के ऊपर भी मैसेज डिस्प्ले कर देगा। नाउ अब नेक्स्ट एक और क्यूरी किया है यहाँ पे, अगर आपने नाम फिल किया हुआ है, दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, दो लोग सेम नाम के होते हैं, वो सेम नाम से गेम खेल रहे हैं, बट दो लोगों के साइन सेम नहीं होने चाहिए, वरना गेम के लुक फील्ड में फिर आपको वो इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा होगा कि कौन सा साइन किस पर्सन का है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह पी साइन यूज़ करूँ, यहाँ पे भी पी साइन है सेकंड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का भी पी साइन है, दोनों पर्सनस के साइन जो है यहाँ पे सेम है। और अब अगर स्टार्ट पे क्लिक किया जाए तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों यूज़र्स के जो ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो पोर्शन है पी और पी, यानी दोनों यूज़र्स के जो साइन है गेम जिनसे उन्हें खेलना है आगे जाके, तो दोनों के साइन सेम है। जबकि ये चीज़ एक आपको आगे जाके जब आप गेम खेलोगे तो लगेगा कि कौन से प्लेयर का कौन सा साइन है। तो इस चीज़ को भी रिमूव करने के लिए अगर यूज़र्स के साइन सेम है तो आपके पास एक मैसेज आ जाए कि डोंट यूज़ सेम साइन, और इसी तरह का कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पे आपने लिखा एल्स इफ़, अब नेक्स्ट कंडीशन आपने डिफाइन की एल्स इफ़ की, ये एल्स नीचे मूव करवा दिया और ये एल्स में आप कंडीशन डिफाइन कर लो। एल्स इफ प्लेयर वन साइन
डॉट इक्वल्स, इसलिए इक्वल्स क्योंकि वेरिएबल्स किस टाइप के बनाए, वेरिएबल्स स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो क्या यूज़ होगा, डॉट इक्वल्स। अगर बराबर है प्लेयर टू डॉट साइन के, यानी अगर प्लेयर वन का साइन डॉट इक्वल्स बराबर है प्लेयर टू के साइन के, तब भी आपको एक जी ऑप्शन पेन शो कर दे। वैसे आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, यहाँ पे आपने लिख दिया डोंट यूज़ सेम साइन, और आप कोई भी मैसेज शो करवा सकते हो जो भी आपको डिस्प्ले करना हो, डोंट यूज़ सेम साइंस। ओके, ये आपने एक मैसेज शो करवा दिया कि अगर ये चीज़ चल जाती है, यानी अगर सारी टेक्स्ट फील्ड्स फिल हैं तो ये एल्स चेक करेगा। अगर ये एल्स अगर ये सारी फील्ड्स फिल होंगी यानी तो ये इफ़ नहीं चलेगा, ये एल्स पे आके चेक करेगा। अगर ये दोनों नहीं चलते हैं तो फिर आपको ये नेक्स्ट फॉर्म पे स्विच करवा देगा। जैसे सपोज आपने यहाँ पे अली लिखा, यहाँ पे आपने साइन दे दिया एक्स, यहाँ पे 7, और यहाँ भी आपने क्रॉस का साइन यूज़ किया है। दोनों जगह पे आपने सेम साइन यूज़ किया। स्टार्ट करिएगा आपने डोंट यूज़ सेम साइन, आप सेम साइन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ये एक चीज़ डिफरेंट है कि आप यहाँ पे कैपिटल एक्स और यहाँ पे स्मॉल एक्स यूज़ करो, ये चीज़ स्टार्ट करने जाते हो आप तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ओके, अब अगर आपको ये चीज़ भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि दोनों जगह पे, जैसे सपोज मैंने अभी रन किया ऐसे, यहाँ पे अली लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एक्स, यहाँ पे आपने लिखा 7 और यहाँ पे कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू स्मॉल है, यहाँ पे ग्रेटर है, और आप जब स्टार्ट करने जाते हो तो ये न्यू फॉर्म ओपन कर रहा है। अगर आपको ये भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि लेटर्स जो हैं वो स्मॉल हों तब भी मैच करे, मतलब लेटर की अगर लोअर केस और अपर केस हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इक्वल्स इग्नोर केस। ओके, प्लेयर वन इक्वल्स इग्नोर केस, के वो केस को इग्नोर कर दे और आपकी वैल्यूज़ को मैच कर रहा हो। अगेन रन करते हैं इसे, तो यहाँ पे आपने लिखा अली, यहाँ पे स्मॉल एक्स, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा आपने। जब स्टार्ट करने जाओगे तो डोंट यूज़ सेम साइंस, बेसिकली आपके साइन अभी भी सेम नहीं है लेकिन उनके केसेस, साइन मतलब सेम है आपके लेकिन केसेस डिफरेंट है, लेकिन अभी भी आपको ये शो कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन रखनी है तो आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल इक्वल्स यूज़ करो अगर आपको केसेस जो है वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप केसेस की रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाह रहे। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा बेसिक फॉर्म डिज़ाइनिंग। अभी तक हमने एक जीयूआई को डिज़ाइन किया, एक ओवरव्यू कर लेते हैं। एक जीयूआई को हमने बेसिकली डिज़ाइन किया, इन सारे टेक्स्ट फील्ड्स को नाम प्रोवाइड किए, बटन के बैक एंड पे कोडिंग की, और वो कोडिंग सबसे पहले 4 वेरिएबल्स को डिफाइन किया और बटन के बैक एंड पे आके इन चारों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया, फैच करवा दिया। और उसके बाद इन चारों वैल्यूज़ को पहले मैच किया कि वैल्यूज़ खाली तो नहीं है, या फिर ये चारों वेरिएबल्स खाली तो नहीं है। इसके बाद अगर वेरिएबल्स खाली हैं तो क्या साइन सेम तो नहीं है, और अगर साइन सेम नहीं है और वैल्यूज़ खाली नहीं है तो आप नेक्स्ट फॉर्म पे स्विच करवा रहे हो। एक गेम के नाम से फॉर्म, जो एक एम्प्टी फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, इस पर आप स्विच कर रहे हो। ओके, नाउ हम गेम के फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। गेम के फॉर्म में आप किस तरह से मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक लेबल लिया और इस लेबल को आपने एडिट टेक्स्ट किया, और एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे करके आपने लिख दिया यूज़र। आप कुछ भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, आपने यूज़र लिख दिया और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया, क्लिक, और इसे फ़ॉन्ट साइज़ 24 जैसे सपोज आपने यूज़ किया। ओके, अच्छा, इसकी लेंथ को आपने इनलार्ज नहीं करना, यानी लेंथ को आपने इनलार्ज नहीं करना है, यानी आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करोगे इसे। ओके, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या इशू आ रहा होगा मैं उसे अभी डिफाइन करता हूँ। अभी मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया हुआ, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ थी मैंने उसे यूज़ किया हुआ है। अभी राइट क्लिक किया आपने, और राइट क्लिक करने के बाद वेरिएबल नेम इसे प्रोवाइड कर दिया। जैसे सपोज यहाँ पे आपने दिया यूज़र्स नेम, एक लेबल इसे नाम दे दिया यूज़र्स नेम। इस लेबल को आपने नाम दिया, लेबल को नाम दिया यूज़र्स नेम, लेबल को आपने नाम दिया हुआ है। तो ये फॉर्म कब ओपन हो रहा है या फॉर्म कब डिस्प्ले हो रहा है, जब आपका कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है या इस फॉर्म का कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। जैसे इस फॉर्म का कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टर वाले पोर्शन पे आके, यानी इस फॉर्म के कंस्ट्रक्टर वाले पोर्शन पे आके, कंस्ट्रक्टर का बना हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है क्लास के नाम के साथ एज इट इज़, ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। तो इस कंस्ट्रक्टर वाले पोर्शन पे आके, इस कंस्ट्रक्टर वाले पोर्शन पे आपने क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे आपने लिखना है यूज़र्स नेम, यानी यूज़र्स नेम क्या चीज़, यूज़र्स नेम ये लेबल, यूज़र्स नेम ये लेबल, यूज़र्स नेम, यूज़र्स नेम डॉट सेट टैग्स, यानी यूज़र नेम के ऊपर एक टैक्स सेट करो। और वो क्या टैक्स सेट करो, आपने कोटेशंस में लिखा है यहाँ पे वेलकम
वेलकम के बाद आपने कुछ प्लस किया, यानी कि आपने कुछ कॉन्केटिनेट किया प्लेयर वन नेम। ओके, प्लेयर्स डेटा क्लास का नाम आएगा पहले, प्लेयर्स डेटा यानी क्लास का नाम, प्लेयर्स डेटा डॉट प्लेयर वन नेम, फिर कॉन्केटिनेट किया, कुछ स्पेस दिया, यहाँ पे लिखा एंड, फिर कॉन्केटिनेट किया और क्लास का नाम लिखा प्लेयर्स डेटा डॉट प्लेयर टू नेम। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ये कंप्लीट कोड रन होगा। अगर सारी ये वैलिडेशंस वगैरह कंप्लीट हो जाती हैं तो ये इस फॉर्म को रन कर देगा। फॉर्म जैसे ही रन होगा तो ये कंस्ट्रक्टर रन होगा, और कंस्ट्रक्टर में आपने क्या काम किया है, कंस्ट्रक्टर पे आके आपने उस लेबल के ऊपर एक टैग सेट किया है, वेलकम प्लेयर्स डेटा डॉट प्लेयर वन नेम एंड प्लेयर्स डेटा डॉट प्लेयर टू नेम। ये दोनों वेरिएबल्स क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल थे, ये दोनों वेरिएबल्स स्टैटिक वेरिएबल्स थे, तो ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे इजीली शो हो रहे हैं। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को शो किया था, वैल्यूज़ को यहाँ पे शो किया हुआ, और ये वैल्यूज़ क्यों शो होंगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्टैटिक वेरिएबल है, और ये क्लास आपके पास क्लास के साथ नाम के साथ आप इसे कॉल करने जा रहे हो, तो इसे रन करते हैं। ओके, प्लेयर्स वन नेम तो आपने यहाँ पे लिख दिया अली, प्लेयर वन का नाम, देन आपने नाम डिफाइन किया, या सॉरी साइन डिफाइन किया इसका, जस्ट सपोज अली ने साइन चूज़ किया 0। ओके, सो यहाँ पे आपने साइन डिफाइन किया 0, देन 7, और 7 के लिए साइन डिफाइन कर दिया क्रॉस, और स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है वेलकम अली एंड 7। आपको ये वाला फॉर्म क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए फॉर्म की कोडिंग आपने डिफाइन की, इस फॉर्म पे आके डिज़ाइन पे आके, यानी प्लेयर्स डेटा जो फॉर्म है इस फॉर्म पे आपने क्लिक किया। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज़, और इस फॉर्म पे आपने डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को चूज़ करना है, डिस्पोज क्लोज, और सोर्स कोड में आके जहाँ पे बटन की कंप्लीट कोडिंग आपने की हुई है इसी जगह पे आके आपने एक फंक्शन लिख दिया पब्लिक वॉइड क्लोज के नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हो फंक्शन को, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिर्फ ये फंक्शन क्लोज के नाम से ये नहीं है कि फंक्शन क्लोजिंग का काम कर रहा होगा, आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हो। ओके, मैंने फर्स्ट फंक्शन में ही डिफ़ाइन कर दिया इसे, मैं इसे यहाँ पे स्विच करवा देता हूँ। ओके ना, क्योंकि ये बटन की कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी, इस पे आके यहाँ पे। ओके, इसलिए आपको बाद में डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे आपने डिफ़ाइन कर दिया विंडो इवेंट क्लास है, विंडो इवेंट, इसका वेरिएबल w के नाम से बनाया इक्वल टू न्यू विंडो इवेंट, और उसे पैरामीटर पास कर किए दिस कॉमा विंडो इवेंट डॉट विंडो क्लोजिंग। फर्स्ट आपने लाइन कंप्लीट की, इसके बाद नेक्स्ट टाइम में लिखना है टूल किट ये भी क्लास है, टूल किट डॉट गेट डिफ़ॉल्ट टूल किट डॉट गेट सिस्टम इवेंट क्यू डॉट पोस्ट इवेंट, और इसमें आपने w को पास आउट कर दिया, और इस फंक्शन को आपने कॉल करना है। फंक्शन को आपने कॉल कर लिया, यहाँ पे जब एल्स चलेगा, जैसे ही न्यू फॉर्म डिस्प्ले हो जाए तो आपका एक करंट फॉर्म क्लोज हो जाए, तो इस फंक्शन को आपने यहाँ पे क्लोज फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, इस बटन के क्लिक इवेंट पे आपने इस फंक्शन को कॉल आउट कर दिया। नाउ अगेन इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। वेलकम उमेर एंड साथ, और आपका लास्ट फॉर्म जो है वो क्लोज हो चुका है। क्लियर। हम इस फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं कि इस फॉर्म में क्या वर्किंग करनी है। फर्स्ट, अच्छा मुझे एक और चीज़ डिफाइन करनी थी कि अगर आपने इस फॉर्म को या इस लेबल को आपने इलाज कर दिया, थोड़ा सा साइज़ आपने इसका इंक्रीज़ कर दिया, तब समटाइम्स प्रॉब्लम एक आती है, और वो प्रॉब्लम मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पे। अली A7S स्टार्ट किया आपने, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि वेलकम जो कम्प्लीटली
शो नहीं हो रहा। बेसिकली वैल्यू कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रही है, वैल्यू वहाँ से यहाँ पे कंप्लीट आ रही है, लेकिन आपने क्योंकि साइज़ उसका इनलार्ज कर दिया था, तो अब जितना साइज़ आपने इनलार्ज किया हुआ है ये उतनी ही वैल्यू को शो कर रहा है। तो कभी भी आपको किसी लेबल के ऊपर या टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कोई वैल्यू शो करवानी हो तो उसका साइज़ कभी भी इनलार्ज नहीं करो, चाहे वो डेटाबेस से वैल्यू आ रही हो, चाहे वो आपने इस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफ़र की हुई हो, तो उसका आप बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ही रहने दो, जो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ हो। ये वैल्यू जस्ट एक डमी वैल्यू है कि इसके ऊपर एक न्यू वैल्यू आ रही है, लेकिन आप इसके साइज़ को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ ताकि इसका साइज़ जो हो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें क्या वर्किंग परफॉर्म करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक पोर्शन रखा, क्लिक बटन, क्लिक हेयर फॉर टॉस। आपने एक लेवल डिफाइन कर दिया क्लिक हेयर फॉर टॉस, और इसे भी आपने एक सॉरी प्रॉपर्टीज़ में जाना था, प्रॉपर्टीज़ में जाके एक प्रॉपरली आप इसे फॉन्ट प्रोवाइड कर दोगे, सपोज 18। नाउ यहाँ पे आपने एक बटन को ड्रॉप करना है और इस बटन पे आपने टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया टॉस का। ओके, यहाँ पे आपने बटन को टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया टॉस के लिए, और इसके बाद आपने एक जे पैनल को ड्रॉप किया, जे पैनल को आपने लार्ज कर दिया, फर्दर आपने फॉर्म को इंक्रीज़ किया, ये आपका कम्प्लीटली जे पैनल है, इसमें आप फॉर्म को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दो। ओके, इसमें आपने एक लेबल को ड्रॉप किया, इस जे पैनल के अंदर आपने एक लेबल को ड्रॉप किया, लेबल को ड्रॉप करने के बाद आपने एक बटन को ड्रॉप किया, कि बटन को ड्रॉप करने के बाद राइट क्लिक किया आपने, प्रॉपर्टीज़, फाउंड साइज़ आपने बटन को प्रोवाइड कर दिया, जैसे सपोज 12, और एक बटन की लेंथ को आपने थोड़ा सा एनलार्ज करके इसके ऊपर टेक्स्ट रख दिया, एडिट टेक्स्ट, बटन पे आपने रख दिया प्ले के नाम से। ओके, इस पर आपने प्ले के नाम से एक एडिट टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, प्रॉपर्टीज़, हॉरिजॉन्टल साइज़ को भी आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइज़ को भी आपने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, या आप डायरेक्टली इसका हॉरिजॉन्टल साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर दो, हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस, थोड़ा सा भी इसे इंक्रीज़ कर दो हॉरिजॉन्टल साइज़ को, ताकि ये वैल्यू चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइज़ और वर्टिकल साइज़ दोनों चेंज हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट होंगी, हॉरिजॉन्टल साइज़ और वर्टिकल साइज़ डिफ़ॉल्ट होगा आपके पास, तो अगर आपने यहाँ पे प्ले टैग सेट किया हुआ है और आपका यूज़र एक्स इसके ऊपर लिखेगा या ज़ीरो लिखेगा या इसके ऊपर अपना कोई भी सिंगल सेंटेक्स लिखेगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये प्ले कम्प्लीटली रिमूव होगा और यहाँ पे ज़ीरो या एक्स लिखा हुआ आ जाएगा, और आपके बटन का साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट साइज़ पे रखा हुआ है बटन के, तो इस पर अगर कोई एक करेक्टर आ रहा है, अभी इस पर कितने करेक्टर्स हैं, 4 करेक्टर्स हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर इस पर एक करेक्टर आएगा या 2 करेक्टर आएगा, इसकी इस लेंथ से कम करेक्टर आएंगे या ज़्यादा करेक्टर्स आ जाएंगे, तो बटन का साइज़ रिड्यूस हो रहा होगा या ज़्यादा हो रहा होगा। सो अगर आपने ये चीज़ दी हुई है, यहाँ पे ये बटन का साइज़ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कम करेक्टर आने से बटन का साइज़ जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा होगा। ओके, तो आपने बटन को एक साइज़ प्रोवाइड कर दिया, इसकी वजह से कॉपी पेस्ट किया। बेहतर ये है कि आप इस बटन को एक नाम डिफाइन कर दो, यहाँ पे चेंज वेरिएबल नेम btn1, इस बटन को आप एक नाम दे दो। btn1 नाम डिफाइन करने के बाद इस बटन को आपने कॉपी पेस्ट किया, सेकंड बटन अगेन कॉपी पेस्ट किया, थर्ड बटन अगेन कॉपी पेस्ट किया, फोर्थ बटन, ये 4 बटन आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। उसके बाद इसी कंप्लीट रॉ को आपने कॉपी किया। ओके, इंडिविजुअली कॉपी कर लेते हैं इन बटन्स को, कॉपी पेस्ट,
तो ये आपने 16 बटन्स जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। अलाइनमेंट की आप कर सकते हो कि इसकी अलाइनमेंट आपको किस तरह से प्लेस करनी है। अलाइनमेंट पे मैं भी फ़िलहाल फोकस नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लॉजिक पे मेन वर्क करना है। वेरिएबल सेम इनके चेक कर लेते हैं कि सारे वेरिएबल सेम इसके इनके असाइन हो चुके हैं। btn1 btn2 btn3 btn4 btn5 btn6 btn7 btn8 btn9 btn10 होना चाहिए यहाँ पे। btn9 के बाद btn10 नहीं है यहाँ पे, btn10 यहाँ पे आ चुका है, तो प्लेस कर लेते हैं btn10 btn11 then btn12। ओके, तो एक बार आप ओवरव्यू कर लो ताकि आप की बटन की अगर अलाइनमेंट कहीं चेंज हो गई है तो वो दोबारा से प्लेस हो जाए। नेक्स्ट वन हम लोग एक और लेबल यहाँ से पिक करेंगे और एक और लेबल पिक करके यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे आप ड्रॉप कर दोगे, यानी इस पैनल के बिल्कुल कॉर्नर पे आपने एक और लेबल को ड्रॉप कर दिया। इन दोनों लेबल्स को कोई सिर्फ इस लेबल को कोई नाम असाइन नहीं करना है, इस लेबल को हमने ऑलरेडी नाम असाइन किया हुआ है। इस लेबल को आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और चेंज वेरिएबल नेम करके दे दिया यूज़र वन इसे नाम दे दिया यूज़र1 नेम, और इसे आपने चेंज वेरिएबल नेम यूज़र2 नाम दे दिया। यूज़र1 नेम और यूज़र2 नेम, इन दोनों को आपने नाम डिफाइन कर दिया। इसके बाद लास्ट में आके बिल्कुल इस लास्ट वाले पोर्शन को आपने एक्सपेंड किया और पैनल को थोड़ा सा रिड्यूस किया और यहाँ पे आपने एक बटन प्लेस करना है जो आपने रीसेट के लिए प्लेस करना है। अगर यूज़र गेम को रीसेट करना चाहे तो रीसेट ये पैनल के बाहर आपने प्लेस करना है। ओके, जहाँ पे आपका पैनल है, पैनल से बाहर आप प्लेस कर रहे हो एड टेक्स्ट रीसेट और राइट क्लिक किया आपने, चेंज वेरिएबल नेम btn रीसेट, यहाँ पे आके आपने इसे चेंज वेरिएबल नेम btn toss। ऑलमोस्ट हमारी इस पेज की GUI भी डिज़ाइन हो चुकी है। अब हमें मेन वर्किंग करनी है बटन्स के बैकएंड पे, लेकिन पहले टॉस पे भी वर्किंग करते हैं। साथ साथ पहले मैं इस क्लास के वेरिएबल्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ कि इस क्लास में आप कितने वेरिएबल्स को इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिफाइन करना है यहाँ पे इंटीजर काउंट के नाम से, और उसकी वैल्यू को आपने 0 डिफाइन कर दिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपने डिफाइन किया स्ट्रिंग यूज़र1 साइन, और स्ट्रिंग यूज़र2 साइन। यहाँ पे मैं यूज़र2 का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि player1 साइन और player1 साइन ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं वेरिएबल सेकंड क्लास में, तो मिक्सअप ना हो इसलिए मैं यहाँ पे दो अलग अलग नाम यूज़ कर रहा हूँ। player1 नेम player2 साइन हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। आप player1 साइन player2 साइन भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़र1 और यूज़र2 यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो यूज़र1 साइन के अंदर यूज़र1 साइन इज इक्वल टू प्लेयर स्टेटा डॉट player1 साइन, और इसी तरह से यूज़र2 साइन इज इक्वल टू प्लेयर स्टेटा डॉट player2 साइन। जैसे ही आपका एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा गेम का, तो इन दोनों वेरिएबल्स में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये वैल्यूज़ अभी कहीं डिस्प्ले नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी। यानी जैसे ही कंस्ट्रक्टर रन होगा इन वेरिएबल्स के अंदर, यानी यूज़र1 साइन में और यूज़र2 साइन में दोनों वैल्यूज़ सिर्फ प्लेस हो जाएंगी। अब इसके बाद आपने टॉस के बटन पे सबसे पहले काम करना है कि जैसे ही आप टॉस पे क्लिक करने जाओगे तो टॉस पे आपने डबल क्लिक किया,
ये टॉस के बैकएंड पे आप स्विच कर जाओगे टॉस बटन की बैकएंड कोडिंग के ऊपर, यानी जैसे ही टॉस पे क्लिक किया जाए तब क्या काम परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपने डिफाइन किया एक रैंडम क्लास को, रैंडम आर इज इक्वल टू न्यू रैंडम क्लास का एक वेरिएबल डिफाइन किया आपने, रैंडम क्लास को इंपोर्ट कर दिया। रैंडम क्लास को इस्तेमाल किया जाता है कोई भी रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए। तो काउंट वेरिएबल आपने जो ऊपर डिफाइन किया वैसे आपने यूज़ किया काउंट इज इक्वल टू आर डॉट नेक्स्ट इंटीजर, और यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दी 2 + 1। अब यहाँ पे 2 + 1 का मतलब क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता आर डॉट नेक्स्ट इंटीजर 2, तो ये या तो 0 नंबर जनरेट करता या फिर 1 नंबर जनरेट करता। मुझे जो नंबर जनरेट करना है वो 1 या 2 करना है, तो इस पोर्शन पे ये जनरेट कर रहा होता सिर्फ 0 या 1। तो अगर 0 जनरेट करेगा तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 1 नंबर जनरेट करेगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर आप 2 लेंथ डिफाइन करते हो तो 2 का मतलब क्या होता है कि 0 या फिर 1। तो अगर 0 आ रहा है तो 0 + 1 काउंट में क्या वैल्यू चली जाएगी, 1 चली जाएगी। अगर ये वैल्यू 1 जनरेट करता है तो 1 + 1 काउंट में क्या वैल्यू चली जाएगी, 2 वैल्यू चली जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपने जस्ट एक ये प्लेसमेंट कर दी। अब इस पोर्शन पे आपने डिफाइन किया काउंट में आपने वर्किंग परफॉर्म कर दी है। इफ काउंट इज इक्वल टू 1, अगर काउंट की वैल्यू 1 आ रही है तो यूज़र 1 जहाँ पे आपने डिफाइन किया था यहाँ पे आपने यूज़र 1 लिखा हुआ है, और यूज़र 2, और दोबारा व्यू कर लेते हैं इसके टैक्स को। यूज़र 1 आपने डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सेट हो जाए यूज़र 1 डॉट सेट टैक्स सेट हो जाए। अगर काउंट की वैल्यू 1 है, काउंट की वैल्यू 1 आ रही है तो किसकी बारी होगी, पहले यूज़र 1 की बारी हो। अगर काउंट की वैल्यू 1 आती है तो पहले यूज़र 1 जो है वो गेम प्ले करे। ओके, तो यूज़र 1 डॉट सेट टैक्स, आपने टैक्स सेट कर दिया। यहाँ पे यूज़र 1 का नाम कहाँ रखा हुआ है, यूज़र 1 के नाम को हमने फैच नहीं किया था, यूज़र 1 के नेम को हमने फैच नहीं किया था। यूज़र्स नेम पे हमने टैक्स सेट किया था बट यूज़र्स के नाम को फैच नहीं किया। तो यूज़र्स का नाम जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो यूज़र 1 नेम में यहीं से फैच कर रहा हूँ यानी क्लास के नाम के साथ ही, और इसे मैं यहाँ पे लाके इस पे इससे पहले पेस्ट कर रहा हूँ और कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ टर्न को। ओके, यानी लिखा हुआ आ रहा होगा यूज़र 1 टर्न, अगर अली की है तो अली टर्न, 60 टर्न, तो लिखा हुआ आ रहा होगा यूज़र 1 टर्न, यानी किसकी बारी है वो लिखा हुआ आ रहा होगा। ओके, और काउंट को आपने फिर यहाँ पे काउंट को आपने इंक्रीमेंट कर दिया ताकि काउंट की वैल्यू 2 हो जाए। ओके, बल्कि टॉस के बटन पे आपने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करना है, आपने यहाँ पे लिखा एल्स। ओके, काउंट्स में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एल्स इफ़ काउंट की वैल्यू अगर 2 आती है तो लिखा हुआ आ जाए, इसी को आपने कॉपी किया पेस्ट किया यहाँ पे लाके, तो लिखा हुआ आ जाए यूज़र 2 डॉट सेट टैक्स प्लेयर 2 नेम, यानी प्लेयर 2 की जो है वो बारी है, प्लेयर 2 की बारी है। ओके, मैं यहाँ से अब कम्प्लीटली इस गेम को दोबारा रन कर रहा हूँ और फिर एक बार हम लोग एक ओवरव्यू भी करेंगे कि कितना काम अभी तक हम लोगों ने किया है। और यहाँ पे आपने लिखा 7 और एस लिख दिया, स्टार्ट किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम अली एंड साद, यानी दोनों प्लेयर्स के नाम आ चुके हैं और ये चीज़ आ रही है। अब आपने टॉस पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 टर्न के 7 की पहली बारी है। लेकिन आपको यहाँ पे जे लेवल, ये तो लेवल आपको कैसा नज़र आ रहा है कि इस लेवल पे कोई टैक्स सेट नहीं है, तो यहाँ पे बेशक अली और साद दोनों के नाम सेट हो, यानी जैसे ही आपका फॉर्म ओपन हो तो अली और साद के दोनों के नाम यहाँ पे सेट हुए हों। ठीक है, तो दोनों के नाम या अली और साद टर्न ये लिखा हुआ रहा हो, अली टर्न या साद टर्न ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ रही हो। तो उसके लिए हम लोगों को क्या वर्किंग करनी है, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या वर्किंग की है। तो फॉर्म नंबर 1 पे हमने वेरिएबल्स बनाए थे, कंडीशंस वैलिडेशंस को अप्लाई किया था और नेक्स्ट फॉर्म को ओपन किया था यहाँ पे इस कोड से। और फॉर्म 2 पे अभी तक हमने पहले डिज़ाइन को रिव्यू कर लेते हैं। एक बटन डिफाइन किया है,
कुछ बटन्स को डिफाइन किया जिससे कम्प्लीटली गेम आपका प्ले होगा, और 2 लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं जिस पे आप यूज़र्स के नाम को व्यू करवाओगे, और मेन इस वाले लेवल पे आपने यूज़र्स के नाम व्यू करवाने के जैसे ही फॉर्म ओपन हो यूज़र्स का नाम यहाँ पे व्यू हो जाए। तो इस वाले लेवल के ऊपर अपने नाम व्यू करवाने हैं इन दोनों लेवल्स के ऊपर। तो पहले सोर्स कोड पर जाके आपने जो वेरिएबल्स बनाए हुए थे user1 साइन user2 साइन, इनमें अपने वैल्यूज़ को फैच करवा दिया है और यूज़र्स नेम के ऊपर आपने सेट करवा दिया। अब यहाँ पे आके आपने लिखना है लेबल का नाम क्या है user1, लेबल का नाम क्या है user1 साइन ये एक वेरिएबल है, लेकिन लेबल का नाम क्या है user1 डॉट सेट टैग्स। उस पर आप टैग सेट कर रहे हो, क्या टैग सेट करना है आपको, यूज़र का नाम सेट करना है। यूज़र का नाम ये रखा हुआ है तो आपने इस नाम को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे और कॉन्केटिनेट कर दिया आपने स्पेस को, और स्पेस में लिख दिया टर्न। ओके, इसी तरह से आपने नेक्स्ट वन लेबल का नाम क्या है, नेक्स्ट लेबल का user2, ये लेबल का नाम है। ओके, सेट टैग्स, इस पर आप एक टैग सेट कर रहे हो और इसी तरह से आपने दोबारा पेस्ट किया और यहाँ पर लिख दिया यूज़ प्लेयर टू नेम, मर्ज किया ऐसे साथ कुछ स्पेस को और टर्न लिख दिया, यानी कि user2 का टर्न। तो अब जैसे ही आपका जैसे ही आपका ये कंस्ट्रक्टर रन होगा तो सबसे पहले तो मेन लेवल के ऊपर या हेडिंग के ऊपर दोनों यूज़र्स के नाम आ जाएंगे, क्योंकि आपने स्टैटिक वेरिएबल से दोनों नामों को फैच किया हुआ है। इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर यूज़र के साइंस की वैल्यूज चली जाएंगी, इन दोनों का भी हमने यूज़ नहीं किया। इन वेरिएबल्स के अंदर इन लेबल्स के अंदर यूज़र के नाम जो है वो प्लेस हो जाएंगे और आपको शो भी हो जाएंगे। जिस तरह से ये नाम शो हो रहे हैं ये नाम भी आपने शो किए हुए हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही कि फिर हमने यहाँ पे टॉस के ऊपर दोबारा से टर्न को शो किया हुआ है, टॉस के ऊपर हम दोबारा टर्न को शो करने जा रहे हैं। तो ये अभी क्लियर करते हैं, पहले इतने पोर्शन को दोबारा से रन करते हैं कि इतने पोर्शन का आउटपुट क्या हो रहा है। यहाँ पे आपने लिखा अली A7S और स्टार्ट पे क्लिक किया तो न्यू फॉर्म के पास ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट टर्न, यानी जो सेकंड यूज़र है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अली टर्न जो पहला यूज़र था आपके पास। ओके, तो आप जब आप टॉस पे क्लिक करते हो तो अब किसी यूज़र की बारी आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा कि दोनों यूज़र्स का नाम जो है वो हाईलाइट हुए हुए हैं, तो पता नहीं चल पा रहा है कि किस यूज़र की बारी आ रही है टॉस पे क्लिक करने से। ओके, तो अब आपने क्या करना है, गेम पे जाके जैसे ही आप टॉस पे क्लिक कर रहे हो, जब आप टॉस पे क्लिक कर रहे हो BTN टॉस, जब आप टॉस पे क्लिक कर रहे हो तो एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। वो ये नंबर या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो अगर काउंट की वैल्यू 1 है, यानी अगर काउंट की वैल्यू 1 होगी तो आपने टैग सेट कर दिया player1 नेम, यानी आपने लेबल के ऊपर टैग सेट कर दिया player1 नेम टर्न, यानी player1 की बारी है। और साथ साथ क्या काम किया आपने, user2 डॉट सेट इनेबल फॉल्स, इसको आपने फॉल्स कर दिया। इसका मतलब क्या है कि user1 की अगर बारी आती है तो user1 का नाम जो है वो हाईलाइटेड रहेगा, वो शो हो रहा होगा, और user2 का जो टैक्स होगा या वो टैक्स तो नज़र आ रहा होगा बट वो इनेबल हो चुका होगा, डिसेबल हो चुका होगा। सेट इनेबल फॉल्स का मतलब क्या है, वो डिसेबल हो चुका होगा। इसी तरह से आपने यहाँ पे जब user2 की बारी आती है तो user2 की बारी पे उसका टैक्स जो है वो हाईलाइटेड रहे। अगर काउंट की वैल्यू 2 आती है तो user2 की बारी है तो उसका टैक्स हाईलाइटेड रहे, लेकिन user1 डॉट सेट टैक्स, user1 का टैक्स क्या हो जाए, user1 डॉट सेट इनेबल जो है वो फॉल्स हो जाए। क्लियर? स्पेलिंग मिस्टेक, फॉल्स हो जाए। अगेन दोबारा रन करते हैं इसे। आपने नाम लिखा है यहाँ पे अली A7S और स्टार्ट पे क्लिक किया तो अभी दोनों यूज़र्स के नाम आपको यहाँ पे व्यू हो रहे हैं, दोनों यूज़र्स के नाम हाईलाइटेड हैं, दोनों यूज़र्स के नाम आपको व्यू हो रहे हैं। जैसे ही आप टॉस पे क्लिक करते हो तो क्योंकि अली की बारी आई है, इट मीन्स के वैल्यू क्या जनरेट हुई है बैकएंड पे, काउंट की 1 वैल्यू जनरेट हुई है, तो अली की बारी आई है और साथ का टैक्स क्या हो चुका है, वो हाईलाइट हो डिसेबल हो चुका है। लेकिन यूज़र अब यहाँ पे टॉस के बटन पे दोबारा भी क्लिक कर सकता है। तो टॉस के बटन पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ जो है वो व्यू ना हो, ये चीज़ जो है वो व्यू ना हो, तो इसके लिए आपने क्या काम किया, मतलब ये चीज़ जो है वो दोबारा टॉस यूज़र ना कर सके, जब तक वो गेम ख़त्म नहीं करता वो दोबारा टॉस ना कर सके। तो उसके लिए आपने काम ये करना है कि आपने दोबारा गेम पे जाना है और गेम पे जाने के बाद आपने इस पोर्शन पे आके लास्ट में, मतलब टॉस पे क्लिक करने के बाद
या तो ये कंडीशन रन होगी या फिर ये कंडीशन रन होगी। तो जब ये दोनों कंडीशन रन हो जाए तो आपने लिखा है इसके बाद आप बटन में ही कोडिंग कर रहे हो, ये आपका बटन का कोड है, आप बटन में ही कोडिंग कर रहे हो। यहाँ पे आपने लिखना है btn टॉस, यानी जो आपका बटन है डॉट सेट इनेबल फॉल्स। आपने बटन को फॉल्स कर दिया ताकि बटन जो है वो डिस्प्ले होना बंद हो जाए। अगेन इतने पोर्शन को रन करते हैं। अली A7 इनेबल किया, स्टार्ट किया आपने। तो अब आपके पास ये सारी वैल्यूज शो हो रही थी। टॉस पे जैसे आपने क्लिक किया तो टॉस हो चुका है और अब बारी किसकी आई है, 7 की आई है। अब यूज़र दोबारा टॉस नहीं कर सकता जब तक वो गेम कम्प्लीटली खेलता नहीं है, वो दोबारा जाके टॉस नहीं कर सकता। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये कंप्लीट कोडिंग अभी तक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब एक और बल्कि आप लोग फंक्शनैलिटी क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एक और बल्कि मैं आपको एक फंक्शनैलिटी बता देता हूँ कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। कि आपने जो यहाँ पे पैनल बनाया हुआ है, एक आपने जो पैनल डिफाइन किया हुआ है, इस पैनल को आप एक नाम डिफाइन कर दो, चेंज वेरिएबल नेम। जो पैनल आपने बनाया था, पैनल ड्रॉप किया था, इस पैनल को आपने नाम दे दिया गेम पैनल, या कोई भी पैनल का नाम आप यूज़ कर सकते हो। गेम पैनल आपने नाम लिख दिया इसका, ओके, गेम पैनल। सोर्स कोड में जाके सबसे टॉप पे आके इस पोर्शन पे आके आपने यहाँ पे आके ये फंक्शनैलिटी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है। कंस्ट्रक्टर में आके आपने आपने लिख दिया गेम पैनल, जो आपके पैनल का नाम था, गेम पैनल डॉट सेट विजिबल फॉल्स। यानी जैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर रन होगा, जैसे ही आपका फॉर्म रन होगा, तो आपका जो पैनल है वो शो नहीं हो रहा होगा। पैनल होगा तो सही फॉर्म के ऊपर, लेकिन पैनल शो नहीं हो रहा होगा। पैनल शो कब होना चाहिए, जब आप टॉस कर चुके होगे। तो यहाँ पे आके जब आप टॉस कर चुके हो तो टॉस वाले बटन की कोडिंग पे btn टॉस के ऊपर ही आपने यहाँ पे लिख दिया गेम पैनल डॉट सेट विजिबल ट्रू। ये फंक्शनैलिटी अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वो लास्ट वाली वर्किंग भी ओके थी। ओके, इंटर प्लेयर वन नेम आपने लिखा अली A7S, स्टार्ट पे क्लिक किया। तो अभी यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपका पैनल जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन ये रीसेट का बटन भी आगे ऊपर स्विच हो चुका है और आपको यहाँ पे कहीं भी पैनल नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे ही आप टॉस पे क्लिक करोगे तो पैनल आपको व्यू हो चुका है और यहाँ पे ये रीसेट का बटन भी बॉटम पे दोबारा स्विच हो चुका है। तो आप ये फंक्शनैलिटी भी अगर ऐड करना चाहो तो ये फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हो, अगर ये फंक्शनैलिटी आपको ऐड करनी है तो। ना अब मेन कोडिंग पे आते हैं कि आप जब बटन पे क्लिक करोगे तब क्या काम परफॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले आके मैं टॉप पे यहाँ पे आके एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के बाद ही, पब्लिक वॉइड बटन। बटन्स के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो फंक्शन का, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने बटन्स के नाम से फंक्शन बनाया। तो बटन्स के नाम क्या क्या है यहाँ पे, btn1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सॉरी ऐड एक्शन लिसनर और दिस लिख दिया। अब इसी चीज़ को कॉपी किया और जितने बटन थे उन सब के लिए पेस्ट कर दिया। 3 4 5 6 7 8 9 और आपका फंक्शन क्लोज हो रहा है। अब सब जगह पे जाके आपने इसे चेंज करना है, btn2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 3 मोर बटन्स 10 11 12। ओके, ये वर्किंग आपने परफॉर्म की एड एक्शन लिसनर, और इस फंक्शन को बटन से फंक्शन को आपने कॉल कर लिया। कहाँ पे कॉल किया, इस गेम के कंस्ट्रक्टर में, अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपने यहाँ पे इस बटन के फंक्शन को कॉल कर दिया। आप ये कंप्लीट कोडिंग, ये जो आपने कंप्लीट कोडिंग इस फंक्शन के अंदर लिखी है, इस पूरी की पूरी कोडिंग को आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में कोड ऑलरेडी काफ़ी सारा
कोड में डिफाइन कर चुका था, इसलिए मैंने अलग से फंक्शन डिफाइन किया। अब इस पूरे के पूरे कोड को कंस्ट्रक्टर में भी डायरेक्टली लिख सकते हो। अब अपने यहाँ पे काम क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, एक एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करो, एक इंटरफेस को आपने इम्प्लीमेंट किया। अब इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है एक ऐसी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है जिसमें आपने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि दिस, अब यहाँ पे एरर्स रिमूव हो चुके हैं। जिसका मतलब क्या है कि आपने अपनी ही क्लास में एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और आप जब इसे इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पे क्लिक करोगे तो बॉटम पे इसके मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा सबसे लास्ट में। इसका मेथड यहाँ पे ये डिफाइन हो चुका है एक्शन परफॉर्म के नाम से। और ये वाला जो कंप्लीट लाइन है इसे आपने रिमूव कर देना है। इसे रिमूव करने के बाद आपने एंटर किया और एंटर करने के बाद आपके पास ये फंक्शन बन चुका है। तो आप किसी भी बटन पे, जब आप किसी भी बटन पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आपने क्या डिफाइन किया हुआ है, आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है दिस का कीवर्ड, कि जब भी किसी बटन पे क्लिक किया जाए तो दिस यानी कि इस क्लास के अंदर जो फंक्शन डिफाइंड है एक्शन लिसनर का वो चलना चाहिए। तो ये वाला फंक्शन जो एक्शन लिसनर का वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे वो बटन कम्प्लीटली पिक हो रहा होगा। एक्शन इवेंट ई के अंदर वो कंप्लीट बटन जो है वो पिक कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन की, ऑब्जेक्ट OB इज इक्वल टू ई डॉट गेट सोर्स। ई डॉट गेट सोर्स क्या काम करेगा कि जिस पे आपने क्लिक किया होगा और आप क्लिक इस पे कर रहे हो, बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो उस कंप्लीट बटन को पिक करके लेकर आ रहा होगा। उसमें अब आपके पास उसका टेक्स्ट भी है, बटन का कलर भी होगा और सब चीज़ों को पिक करेगा, यानी उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को पिक करके लेकर आ रहा होगा। अब क्योंकि आपने बटन डिफाइन किया तो आपने जे बटन लिखा, जे बटन बी इज इक्वल टू न्यू, सॉरी जे बटन और यहाँ पे OB लिख दिया। यानी कि जो OB वेरिएबल था, ये जो OB वेरिएबल था इसे आपने टाइप कास्ट कर दिया बटन के अंदर। ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि यार टाइप कास्टिंग किस लिए की जाती है, किस पर्पज़ के लिए आप टाइप कास्टिंग करते हो। कि जब आप एक हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आते हो तो आपको ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी होती है। नाउ नेक्स्ट के वर्क आपने क्या परफॉर्म किया, इफ़ काउंट बराबर है 1 के, अगर काउंट की वैल्यू 1 हो, काउंट की वैल्यू 1 या 2 आप कहाँ चेंज करवा चुके होगे आप, या डिफाइन कर चुके होगे आप ऑलरेडी यहाँ पे टॉस के बटन पर डिफाइन कर चुके हो कि काउंट की वैल्यू 1 इनिशियलाइज़ करनी है या 2 इनिशियलाइज़ करनी है। और अगर 1 इनिशियलाइज़ हुई हुई है काउंट की वैल्यू तो यूज़र 1 का टर्न होगा, 2 इनिशियलाइज है तो यूज़र 2 का टर्न होगा। और यूज़र 1 और यूज़र 2 के साइन की वैल्यूज़ को आप ऑलरेडी यहाँ पे पिक करवा चुके हो। यूज़र 1 का साइन और यूज़र 2 का साइन ऑलरेडी आप यहाँ पे पिक करवा चुके हो। तो अब बॉटम पे आके आपने डिफाइन किया इफ़ काउंट बराबर है 1 के, अगर काउंट की वैल्यू 1 हो, काउंट की वैल्यू 1 हो तो बी डॉट सेट टैक्स बटन पे टैक्स सेट कर दो। क्या टैक्स सेट कर दो, काउंट की वैल्यू 1 है तो यूज़र 1 साइन, यूज़र 1 का जो साइन है वो सेट कर दो। यूज़र 1 के साइन की वैल्यू कहाँ पे की हुई, ऑलरेडी मैंने अभी डिफाइन किया कि आपने यहाँ पे यूज़र 1 और यूज़र 2 के साइन की वैल्यूज़ को पिक कर लिया था। तो अगर काउंट की वैल्यू 1 है, यानी काउंट की वैल्यू अगर 1 होगी तो लिखा हुआ क्या रहा होगा वहाँ पे, प्लेयर 1 नेम टर्न, यानी प्लेयर 1 की बारी है। और आपने यहाँ पे क्या सेट करवा दिया, प्लेयर 1 जैसे ही प्ले पे क्लिक किया जाए तो प्लेयर 1 का टैक्स आ जाए, प्लेयर 1 का टैक्स आ जाए। और यहाँ पे आपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, काउंट प्लस प्लस कर दिया। और यहाँ पे डिफाइन किया एल्स इफ़ काउंट की वैल्यू अगर बराबर होती है 2 के तो बी डॉट सेट टैक्स, क्या टैक्स सेट कर दो, यूज़र 2 साइन और काउंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर दो, यानी दोबारा काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप इस तरह से प्लेस कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट टाइम किसी बटन पे क्लिक किया तो वैल्यू अगर 1 थी काउंट की तो यूज़र 1 का साइन सेट हो जाएगा और काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब बटन पे क्लिक कर रहोगे आप तो काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, ऑलरेडी इंक्रीमेंट होगी, तो यूज़र 2 की जो वैल्यू होगी या साइन होगा वो सेट हो रहा होगा। ओके, साथ साथ अब हमें क्या काम करना है, एक चीज़ और हमें क्या चेंज करनी है यहाँ पे, वो चीज़ ये चेंज करनी है कि जब यूज़र 1 की बारी आएगी, जब यूज़र 1 की बारी आएगी सेट टैक्स टर्न, यानी अब यूज़र 1 की बारी है तो अब यूज़र 1 की बारी आते वक्त यूज़र 2 के टैक्स को फॉल्स कर देते हैं, यानी यूज़र 1 की बारी आ रही है तो यूज़र 2 का टैक्स क्या हो रहा है, वो फॉल्स हो रहा है, ताकि पता चल रहा है कि यूज़र 1 की बारी है। इसी तरह से यहाँ पे आके
जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, यानी आपने जब प्ले पे क्लिक किया, अगर काउंट की वैल्यू 1 थी तो टैग सेट हो चुका है। ये काउंट की वैल्यू 1 थी तो टैग सेट हो गई। यहाँ पे हमें रिवर्स काम करना है। रिवर्स काम क्यों करना है? यहाँ पे जब काउंट की वैल्यू 1 आ रही है तो आपने बताना था कि यूज़र 1 की बारी है या नहीं है, तो आपने यूज़र 2 को फॉल्स किया था, क्योंकि आपको बताना था कि यूज़र 1 की बारी है या यूज़र 2 की बारी है, तो आपने यूज़र 2 को फॉल्स किया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि बारी ऑलरेडी आ चुकी है, अब आपने बटन पे क्लिक करना है। तो जब आप बटन पे क्लिक कर रहे होगे तो प्लेयर 1 की बारी ऑलरेडी आ चुकी है, अब आप प्लेयर 1 की बारी पे क्लिक करने जा रहे हो। तो प्लेयर 1 जब अपनी बारी खेल देगा तो प्लेयर 2 को जो है वो इनेबल करवाना है। तो यहाँ पे आपने चेंज करना है यूज़र 2 डॉट सेट इनेबल ट्रू, साथ साथ यूज़र 1 डॉट सेट इनेबल फॉल्स करना है। इसे सेम यही काम आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है। इसको आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे आप यूज़र 1 को इनेबल कर रहे हो और यूज़र 2 को फॉल्स कर दोगे। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे FALSE फॉल्स, और यहाँ पे भी सेम आपने चेंज करना है, इसे भी आपने फॉल्स करना है। ओके, नाउ रन करते हैं इसे। अली लिखा आपने A7S स्टार्ट गेम। उसके बाद टॉस किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अली टर्न, यानी अली की बारी है, और अली का टैक्स क्या सेट किया था, ए लिखा हुआ था। अली ने साइन का यूज़ किया था, ए साइन यूज़ किया था। तो जैसे आपने बटन पे क्लिक किया ए लिखा हुआ आ रहा है, और अब 7 की टर्न आ चुकी है। तो आपको पता चल रहा है अली टर्न 7 टर्न, तो आपको पता चल रहा है कि कौन से यूज़र की बारी है। 7 की बारी है, 7 ने क्लिक किया, एस लिखा हुआ आया, अब अली की बारी है। तो अब यहाँ पे अली ने अपना टैक्स यूज़ किया, फिर 7 ने टैक्स यूज़ किया, तो ये 7 की बारी आ चुकी है। ओके, इस तरह से अब अली की बारी है, अब ये 7 की बारी है, दोनों चूज़र हैं। अब आपको कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम करना है कि ये 3 जब वैल्यूज सेम हो तो यूज़र जीत जाए, ये 3 वैल्यूज़ सेम हो। आप बटन्स और भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको और बटन्स यूज़ करने हैं, जितना भी कॉम्बिनेशन करना है, बट अभी फ़िलहाल इन 3 वैल्यूज़ का सेम हो तो यूज़र विन कर जाए, ये 3 वैल्यू सेम हो तो यूज़र विन कर जाए, ये 3 सेम हो, ये 3 सेम हो, इन सब पे कॉम्बिनेशन। तो ऑलरेडी जो मैंने स्टार्टिंग में बटन्स को नाम दिए थे BTN1 BTN2, तो वो कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपने यहाँ पे वो बटन इस्तेमाल करने हैं। और रीसेट पे ऑलरेडी हम वर्क करेंगे कि हमें रीसेट पे क्लियर करना है। तो और सबसे पहले आपने बटन की लॉजिक बनाने के लिए गेम पे आके, डिज़ाइन पे आके, डिज़ाइन आपका ये बना हुआ है, सोर्स कोड पे आके आपने सबसे बॉटम पे आके, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी एक फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हो। आपने बॉटम पे आके फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया कि पब्लिक वॉइड चेक के नाम से, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। आपने पब्लिक वॉइड चेक के नाम से फंक्शन बनाया। इफ़, अगर ये इफ़ सही हो तो कोई काम परफॉर्म हो जाए, एल्स इफ़ ये वाला सही हो तो कोई काम परफॉर्म हो जाए। ये आपने डिफ़ाइन कर दिया कि अगर ये वाला एल्स सही हो तो तब कोई काम परफॉर्म हो जाए। इसको एक लाइन में कर देते हैं। ओके, तो ये आपने डिफ़ाइन कर दिया। अब इसमें क्या डिफ़ाइन करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है अगर ये तीनों वैल्यूज सेम है तो। ओके, अगर ये तीनों वैल्यूज सेम है, ये तीनों वैल्यूज सेम है, BTN1 2 3 4 5 6, पहले मिलके हॉरिजॉन्टली वर्क करते हैं। तो BTN1 BTN2 BTN3, अगर ये तीनों सेम है तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया BTN1 डॉट गेट टैक्स, उसका टैक्स गेट करके लाओ, डॉट इक्वल्स, अगर वो बराबर है, डॉट इक्वल्स अगर वो बराबर है यूज़र 1 साइन के, अगर वो बराबर है यूज़र 1 साइन के। BTN1 का जो टैक्स है, BTN1 का जो टैक्स गेट करके लेकर आएगा, यानी बटन का टैक्स जब ये गेट करके लेकर आएगा, अगर वो यूज़र 1 के साइन के बराबर है, एंड साथ साथ इसी चीज़ को आपने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, BTN2 का टैक्स पिक करके लाओ, अगर वो यूज़र 1 के साइन के बराबर है, एंड BTN3 का जो टैक्स है वो यूज़र 1 के साइन के बराबर है। अभी जस्ट मैं 3 की कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ।
कि BTN1 का टैक्स बराबर हो BTN2 का टैक्स, और यही कंडीशन मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इसी को कॉपी करने के बाद यही चीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ user2 के लिए। तो user2 साइन अगर बराबर हो तो ये J ऑप्शन पेन शो कर दे, J ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, और यहाँ पे शो करे यूज़र का नाम भी, कौन सा यूज़र जीता है, क्योंकि यूज़र 1 है तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया आपने प्लेयर्स डेटा डॉट player1 नेम, कॉन्केटिनेट करिए आपने दिया विन। ओके, कि प्लेयर जो है वो 1 जो है वो जीत चुका है, और इसी को आपने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डिफाइन कर दिया player2 नहीं, player2 जीत चुका है। और इस चेक के फंक्शन को जब भी आप बटन्स के ऊपर क्लिक कर रहे हो आपने इस फंक्शन को कॉल करवाना है। जब भी आप बटन पे क्लिक कर रहे हो एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो आपने बटन को कॉल करना है। तो इस काउंट के अंदर आपने आके बटन को कॉल कर फंक्शन को कॉल किया चेक को, और साथ साथ अगर कंडीशन 2 चलती है तो यहाँ भी आके आपने चेक फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, नाउ दोबारा रन करते हैं इस कंप्लीट कोड को। टॉस किया आपने, अली का टर्न है तो ए वैल्यू आ गई। ठीक, इन 3 के लिए मैंने क्योंकि कंडीशन लगाई है तो मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू मैंने सेम रखी, यहाँ पे चेंज की, यहाँ पे मैंने वैल्यू सेम रखी, तीनों जगह वैल्यू सेम आ चुकी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अली विन, कि अली गेम जो वो विन कर चुका है। इसी तरह से हर किसी के लिए कंडीशन ना हो, इस कंडीशन, इस तरह कंडीशन, और हर वैल्यू के लिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 2-3 कंडीशन आपको बना के शो कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट कंडीशन किस तरह से बनेंगी। एक तो कंडीशन आपने ये डिफाइन कर दी कि अगर BTN1 का टैक्स सेट हो जाता है BTN2 BTN3 का, तीनों की कंडीशन। अब इसके बाद यहाँ पे आपने और लिखा, एंटर किया, और इस वाले ब्रैकेट को आप इक्वल कर दो ताकि आपको याद रहे। इस राउंड ब्रैकेट को आपने इक्वल कर दिया, यहाँ पे आपने और का साइन इस्तेमाल किया हुआ है, और ये कंप्लीट इफ़ आपका क्लोज हो रहा है, और ये इफ़ का ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इफ़ का ये है, ये राउंड ब्रैकेट इफ़ का। ठीक है, यहाँ पे आपने सेकंड कंडीशन डिफाइन की BTN1 डॉट गेटटेक्स डॉट इक्वल्स user1 साइन एंड यहाँ पे बटन्स को आप देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 सेकेंड बटन होगा 1 के बाद 6, तो BTN 6, और आगे आपने यही चीज़ कॉपी करनी है तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट। ओके, 1 6 और 7 8 9 10 11, 1 6 और 11, ये कंडीशन बन रही है 1 6 और 11। यहाँ पे एंड लिखा आपने, पेस्ट किया, और इससे पहले आपने लिख दिया BTN 11 से मूव किया आपने, और फिर इसी कंडीशन को आप कॉपी करोगे, इसी कंप्लीट कंडीशन को आपको कॉपी करना है। यानी हर कंडीशन आप बनाओगे user1 के लिए भी और user2 के लिए भी। user2 के लिए कंडीशन बनाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप else लिख दोगे तो else का मतलब यही होगा कि user2 की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो user2 के लिए else भी ठीक है। अगर आप ये कंडीशन नहीं भी बना रहे तो user2 के लिए else भी सही होगा, मतलब अगर ये कंडीशंस नहीं बनी हुई है तो ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन बना दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आप else पे भी चला सकते हो user2 को, कोई इशू नहीं है। तो चेंजेस कहाँ पे करनी है, यहाँ पे चेंज करना है 2, सेकेंड चेंज इस पोर्शन पे करना है 2, और लास्ट चेंज यहाँ पे 2, और यहाँ पे आके आपने और का साइन यूज़ करना है, जिस तरह से और का साइन आपने यूज़ किया हुआ है। ओके, ये इफ के ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, और इफ का एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। दोबारा मैं इस फाइल को रन करने जा रहा हूँ।
ये तीनों वैल्यू सेम आ चुकी थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलीवन। ओके, तो इस तरह से आप हर एक कंडीशन डिफाइन करोगे, यहाँ से इस वैल्यूज़ की कंडीशंस, इन वैल्यूज़ की कंडीशंस, तो आपको इंडिविजुअली जाके हर एक कंडीशन को डिफाइन करना है। इंडिविजुअली आपने हर एक कंडीशन डिफाइन करना है, 1, 6, 11, इसी तरह से 2, 7 और 12। फिर यहाँ पे इस तरह से अपने राइट कंडीशंस को भी डिफाइन करना है, हॉरिजॉन्टल इन कंडीशंस को, फिर वर्टिकल इन कंडीशन को डिफाइन करना है। तो आप हर एक कंडीशन डिफाइन करोगे और आई होप कि आप सारी कंडीशंस को इजीली डिफाइन कर लोगे। लास्ट वन इज़ रीसेट के बटन। रीसेट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला पैनल हाइड हो जाए और टॉस जो है वो का बटन दोबारा विजिबल हो जाना चाहिए। टॉस का बटन दोबारा विजिबल हो जाए और इन सब जगह पे दोबारा से प्ले लिखा हुआ जाए, बटन के ऊपर दोबारा प्ले लिखा हुआ आ जाए। तो रीसेट के बटन पे कोडिंग कर लेते हैं। गेम पैनल पे के ऊपर आके डिज़ाइन पे आके रीसेट पे आपने डबल क्लिक किया। रीसेट पे डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले काम आपने ये किया कि टॉस के बटन को आपने इनेबल पे क्लिक करना है, कि टॉस के बटन को आपने इनेबल सेट करना है। सो टॉस के बटन को इनेबल करने के लिए btn टॉस डॉट सेट इनेबल ट्रू, कि आपने टॉस के बटन को ट्रू कर दिया और साथ साथ सारे बटन्स पे लिखा हुआ आ जाए कि सारे बटन्स को आपने लिखा हुआ दोबारा से प्ले लिखना है सारे बटन्स के ऊपर। तो btn 1 डॉट सेट टेक्स्ट और इसके ऊपर लिखा हुआ जाए प्ले। ओके, ये बटन्स के ऊपर टेक्स्ट आपने शो करना है प्ले का। btn 2 डॉट सेट टेक्स्ट प्ले। मैंने सबको कॉपी किया आपने, मतलब इंडिविजुअली आपने कॉपी कर लिया इसे। इसे कॉपी किया आपने। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया आपने। फाइव, 6, 7, 8, 9, btn 10, 11, 12 और लास्ट वन इसे कट कर दिया। तो ताकि सारे बटन्स पे दोबारा से टेक्स्ट लिखा हुआ जाए कि प्ले का टेक्स्ट सारे बटन्स पे दोबारा से आ जाए। और साथ साथ आपने ये काम करना है कि काउंट की वैल्यू को आपने ज़ीरो करना है। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप काउंट की वैल्यू को ज़ीरो करो कि आप टॉस पे दोबारा से क्लिक करने चाहोगे ही, लेकिन अगर आप दोबारा किसी बटन पे क्लिक कर देते हो तो वो फिर प्ले में आ जाएगा। इसलिए आप बेहतर है कि आप काउंट को दोबारा ज़ीरो कर दो। तो काउंट की वैल्यू को आपने ज़ीरो कर दिया। तो और अगर साथ साथ अगर आपने पैनल को इनविजिबल करना है तो आप पैनल को इनविजिबल भी कर सकते हो, ताकि टॉस के बटन पे क्लिक करने के बाद ही यूज़र आके दोबारा मूव कर सके। तो पैनल का नाम हमने रखा था गेम पैनल डॉट सेट विजिबल फॉल्स। इसे आपने फॉल्स कर दिया ताकि गेम पैनल जो है वो नज़र ना आए, गेम पैनल व्यू ना हो, तो इसे आपने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारा ये गेम कंप्लीट हो चुका है। टॉस पे क्लिक किया आपने, गेम को खेलना स्टार्ट किया। अली की बारी थी, अली ने गेम खेला, साथ ने अपनी बारी अली ने। अब आपको गेम इस पोर्शन के ऊपर रीस्टार्ट करना है, रीसेट करना है। आपने रीसेट पे क्लिक किया, टॉस पे क्लिक किया, अब साथ का टर्न आ चुका है। तो किसी ही बारी आ रही होगी, लेकिन आपने रीसेट पे क्लिक करने से आप दोबारा से गेम को रीस्टार्ट कर सकते हो। ओके, रीसेट पे क्लिक किया, टॉस किया आपने, तो रीसेट हो। अगेन तीनों मरतबा इत्तेफाक से साथ की बारी आई है अभी तक। टॉस पे क्लिक किया, अभी अगेन साथ की बारी आ रही है। टॉस अगेन नंबर जो वो 2 ही जनरेट हो रहा है। ओके,
आई होप ये गेम आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से गेम आप डिज़ाइन कर सकते हो। वन मोर थिंग, जब आप गेम को डिज़ाइन करोगे तो जो भी यूज़र जीत रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाए कि अली ने कितनी मरतबा गेम को विन किया, साद ने कितनी मरतबा गेम को विन किया। तो जब तक ये गेम चल रहा हो तो आप ये बताओ कि विन और लॉस। और जो रीसेट का बटन मूव कर रहा है, ये रीसेट का बटन जो इस पोर्शन पे मूव कर रहा है, आप रीसेट के बटन को एक बाउंड्री सेट करवा दो, यानी सेट बाउंड्स अगर रीसेट के बटन को कर दोगे आप तो ये मूव नहीं करेगा रीसेट का बटन। सेट बाउंड्स का फंक्शन अगर आप यूज़ करेंगे टॉप टू बॉटम तो रीसेट का बटन जो है वो मूव नहीं करेगा। आप यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न पे आके ये विड्थ आपने चेक के लिए, सॉरी, यहाँ पे आके आपने इसके डिज़ाइन पैटर्न पे स्विच करके आपने इसकी विड्थ को चेक करना है। इसकी विड्थ क्या है, 655 इसकी विड्थ है, ओके। और इसकी हाइट क्या है, 433 इसकी हाइट है। और इसकी विड्थ क्या है, थोड़ा सा आपने इस तरह से मूव कर चेक करना है, 656 है। तो रीसेट के बटन पे आपने आके इसको एक नाम दिया हुआ ऑलरेडी आपने बटन को, BTN रीसेट, ओके। तो यहाँ पे आके कंस्ट्रक्टर में आप जाओगे, कंस्ट्रक्टर में जाके आपने कहीं भी लिखना है BTN रीसेट डॉट सेट बाउंड्स का फंक्शन आपने यूज़ करना है। उसको 0, सॉरी, विड्थ और सपोज 20 एंड 20 आपने इसे विड्थ दे दी, विड्थ और हाइट। और यहाँ पे आपने वो वैल्यूज़ देनी है जो भी मैंने वैल्यूज़ आपको शो की थी। विड्थ है यहाँ पे 654 और 433। तो आपने यहाँ पे लिख दिया विड्थ 654 है तो आपने तकरीबन 5 माइनस कर दी, 10 माइनस कर दिया उसमें से, तो 54 है तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी 44 और 543 है आई थिंक, या और 443, इट्स 432, ओके। तो यहाँ पे आके आपने डिफाइन कर दिया 432 की जगह पे 422, ओके। नाउ ये बटन थिंक प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी ये बटन ऊपर मूव हो चुका है। कि इस लेआउट को सेट करने के लिए अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये फॉर्म में जो रीसेट बटन है ऊपर व्यू हो रहा है। तो इसको सेट करने के लिए एक मेथड तो ये है कि आप जो इसे सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे नल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी डायरेक्टली इसी फॉर्म को रन किया, वैल्यूज़ वहाँ से पास आउट नहीं की, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू जो है वो शो हो रही है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को डायरेक्ट रीसेट बटन नीचे ही किस तरह से व्यू करवा सकते हो आप। तो इसके लिए आप गेम में डिज़ाइन पैटर्न पे आओगे और उसके लेआउट को जी फ्रेम में आके न्यू और सेट लेआउट को अपने स्विच करना है नल लेआउट के ऊपर, ओके। सेट लेआउट को अपने स्विच करना है, नल लेआउट करना है यहाँ पे। तो अब जब इसे आप रन करोगे तो जो बटन है वो उसी जगह पे आ रहा होगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो आपका फॉर्म जब रन होगा तो फॉर्म का जो साइज़ है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ क्या है कि रीसेट कहाँ पे आ रहा है, अपनी या फिक्स पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो फॉर्म के साइज़ डिफाइन करने के लिए आप इसके सोर्स कोड पे आके, सोर्स कोड पे आने के बाद आपने कहाँ पे स्विच करना है, सोर्स कोड पे आपने एक जगह पे स्विच करना है, ओके। सोर्स कोड पे आने के बाद आपने जो स्विच करना है वो स्विच करना है कंस्ट्रक्टर पे आप स्विच कर सकते हो, या फिर आप स्विच कर सकते हो प्लेयर्स डेटा पे, जहाँ पे आपने बटन की क्लिक के ऊपर इसे कॉल किया हुआ था। नहीं, प्लेयर्स डेटा पे आपने यहाँ पे कॉल किया हुआ था, तो आप यहाँ पे लिख दो जी डॉट सेट बाउंड्स, और विड्थ आपने डिफाइन कर दी जैसे सपोज 650 और हाइट आपने डिफाइन कर दी जैसे सपोज 450 और विड्थ और हाइट को आपने 0 कर दिया। बेसिकली 0 करने का मतलब है कि बिल्कुल यहाँ पे इस पोजीशन पे आपका फॉर्म जो है वो व्यू होगा। रन करते हैं इसे।
भी प्रॉब्लम कर रहा है ये, और इस साइज में प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। ओके सॉरी, मैंने ये मिस्टेक कर दी है कि वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे प्लेस करनी थी, 650 और 450 यहाँ पे 00 आएगा। अब ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका होगा। तो आप ये देख सकते हो कि रिसेट बटन अब इसी जगह पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इनको भी आप जब विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर दोगे, इसको आपने विड्थ दे देनी है, यहाँ पे बटन को आप विड्थ दे दो और यहाँ पे रीसेट बटन को लिख दो, और इस लेआउट को यानी जो आपका जो लेबल है इसको इतनी विड्थ दे दो कि ये यहाँ तक प्लेस हो जाए। इसको आप यहाँ तक जब विड्थ दे दोगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि आपने विड्थ स्टार्ट में ये विड्थ प्रोवाइड नहीं करनी है, बट अगर आप इसको विड्थ दे दो जितनी आपकी फॉर्म की विड्थ है, नाम इतना ही बड़ा होगा किसी भी दो यूज़र्स का, तो आप इसे यहाँ तक विड्थ डिफाइन कर दो। ओके, और इन बटन्स को भी आप थोड़ी सी विड्थ और डिफाइन कर दोगे तो ये बटन्स भी कम्प्लीटली व्यू हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा गेम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।